मतदान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वोट डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे टारगेट कर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले लोग। ओवैसी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वोट करके लोकतंत्र को मजबूत करें। जो लोग घरों में जो छुट्टी समझ रहे हैं आज छुट्टी है, वो घरों से निकले, मतदान करें। तमाम बातें जो है असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मतदान का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसके बाद लोगों से वोट अपील करते हुए कही है, मुझे टारगेट कर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। हमारी सहयोगी सुजाता ने बातचीत की है असदुद्दीन ओवैसी से, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। ओवैसी साहब ने कई मुद्दे आप गिनाए, लेकिन आपको लगता है कि आप खुद एक मुद्दा बन गए हैं। हर कोई, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई आपको टारगेट करता है। कोई आपको सियासी याद बोलता है, कोई आपको कांग्रेस का दोस्त बोलता है। ठीक है, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितने टूरिस्ट आए चले गए ना, जितने पूरे आए थे बीजेपी से, कांग्रेस सब आए, देख के शहर को देख के परेशान हो गए। हैदराबाद की एयरपोर्ट पर उतरते कि उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे इतनी खूबसूरत और साफ हवा आ रही है, पोल्यूशन नहीं है। फिर जब रोड पर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी रोड नजर आती है, फिर दिखती है कि लाइट पूरे रात में लाइट खुली है, साफ सुथरापन है, और फिर तरक्की देखते हैं और वो हसद करते हैं हैदराबाद से, और कुछ नहीं। लेकिन जब आप लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन लोग जब जात और धर्म के आधार पर ही वोट करेंगे तो ये कैसी मजबूत? हाँ, वो तो सही है, मगर ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। तो जात सिर्फ एक समुदाय में नहीं है, तो कई समुदाय हर उसमें है, तो उसी के ऊपर टिकट भी दिया जाता है, लोग वोट भी डालते हैं, तो ये उनका इख्तियार है, कर रहे हैं। देखिए, आपको लगता है कि इस बार ज्यादा ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, जिस तरह से तमाम तरह से नहीं, हमको निशाना जो निशाना बनाया गया है, तो वही सबसे बड़ा ध्रुवीकरण निशानी है। जो हमको गाली दी जा रही है, हमारे कपड़ों को निशाना बनाया गया, हमारी तहजीब को निशाना बनाया गया, और क्या क्या नहीं कहा गया सबकी तरफ से। तो ये आवाम इसको देख रही है, सब खामोश बैठे थे, अब आज वो अपने पसंद का इजहार करेंगे। बुनियादी बात यह है कि आज का दिन वोट डालने का है, घर में बैठकर छुट्टी मनाने का नहीं है, पिकनिक में जाने का नहीं है। आइए, घंटे के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। भारत की जमहूरियत को, संविधान में एतमाद है आपको, तो आइए वोट डालिए, और सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को आप अकाउंटेबल बनाइए। उनकी जवाबदेही का दिन है आज, आप आइए, निकल कर वोट डालिए। तो चलिए इसी खबर पर हम सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और हमारी सहयोगी सुजाता लगातार बनी हुई है। सुजाता, आपने जो असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की वो हम सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच खबर ये आई है कि बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि मुख्य तौर पर ये मुकाबला त्रिकोणीय ही देखा जा रहा है। और अब तक वोट परसेंटेज कितना हो चुका है? प्रियंका, अनूप और अनामिका, देखिए वोट परसेंट जो है वो स्लो वोटिंग हो रही है। इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, ये हैदराबाद के तहत ही आता है, कालीवट जिसका नाम है, 37 नंबर बूथ है, लेकिन आपको यहाँ लोग नजर नहीं आएंगे। धीरे धीरे एक एक करके लोग आ रहे हैं, और मुझे यहाँ जानकारी मिली है कि लोग थोड़ा, क्योंकि ये नवाबी शहर है, निजामों का शहर है, तो थोड़ा स्लो है, आराम से उठते हैं, आराम से जाते हैं, लेकिन वोट जरूर करते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर हम मुकाबले की बात करें तो बीआरएस और कांग्रेस की साथ की शुरुआत की अदावत है। कांग्रेस को ये लगता है कि जब उसके शासनकाल में एक नए राज्य का गठन हुआ तो वो कभी उसमें सत्ता में क्यों नहीं आ पाई। 2014 से लगातार यहाँ पर टीआरएस यानी जो अब बीआरएस है उसी का शासन रहा है। तो अब बीआरएस की कोशिश है कि लगातार तीसरी बार वो सत्ता में आए। कांग्रेस की बेचैनी है कि वो कब तक सत्ता से दूर रहेगी, क्योंकि वो श्रेय लेती रही है कि उसी ने तेलंगाना का गठन कराया था। तो इसीलिए उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हों के बीच भी ये जो अदावत है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से पूरा जोर लगाया है तेलंगाना के चुनाव से, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक कंपटीशन से ऑलमोस्ट बाहर ही रही है बीजेपी। इसीलिए अब इस बार देखना होगा कि तेलंगाना की जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल हम पोलिंग बूथ पर हैं, देखिए एक एक करके लोग धीरे धीरे अब यहाँ आ रहे हैं। समय के साथ साथ पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह की मैसेजिंग हो रही है उसको लेकर गंभीर चिंताएं हैं। जिस तरह से डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए, उस पर असदुद्दीन ओवैसी भी चिंता जाहिर करते हैं और इलेक्शन कमीशन से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग करते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है जब उन्हें टारगेट किया जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये पूरा हैदराबाद से आदिलाबाद तक अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी का MIM का खासा प्रभाव माना जाता है, और यही वजह है कि वो सबके टारगेट पर रहते हैं।
देखिए सिर्फ MIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो सबके टारगेट पर। राहुल गांधी उन्हें बोलते हैं कि वो बीजेपी के यार हैं, अगर बीजेपी कहती है कि वो बी टीम है, इस तरह से लगातार सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि तेलंगाना की जनता ए टीम का जो तमगा है वो किसे देती है, यानी सबसे ज्यादा सीटें किसे जिताती है, सारा जोर लगाया है। बीजेपी की कोशिश ये है कि वो यहाँ पर अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराए। पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी सक्रिय भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त प्रचार किया है, बड़े बड़े रोड शो यहाँ पर किए हैं, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी की नजर में जो फोकस है वो विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है, क्योंकि 2019 में 4 सीटें, सोचिए विधानसभा में सिर्फ 1 सीट और लोकसभा में 4 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी, और उसको ये लगता है कि वो अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकती है। तो बीजेपी का मुख्य निशाना 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना की, और उसी को टारगेट करके जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया, अपने जो 4 में से 3 सांसद हैं उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। तो आप दरअसल देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि स्लो वोटिंग